ताम्र पाषाण काल। प्रागैतिहास को अगर हम दो टुकड़ों में देखें तो एक पत्थर काल आता है पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल। अगर प्रागैतिहास के उत्तरकालीन चैप्टर को हम जाएं तो वहां पे आपको ये ताम्र पाषाण काल दिखेगा। ताम्र पाषाण का मतलब तांबे के साथ साथ पाषाण के औजारों का प्रयोग। अगर आप प्रागैतिहास के पत्थर काल को देखें तो उसको पत्थर पर मानव के कार्यों के हिसाब से उसको तीन टुकड़ों में तोड़ा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण के शुरू में मृदभांड नहीं मिलता था। उत्तर काल में आपको मृदभांड मिलेगा, मतलब इसको गैर मृदभांड परंपरा प्लस मृदभांड। अब इस मृदभांड परंपरा को भी हम दो कालों में विभाजित करेंगे। एक में केवल मृदभांड रहेगा और दूसरे में मृदभांड के साथ साथ धातु का प्रयोग होगा। और मानवों के द्वारा सबसे पहला जो धातु प्रयोग किया गया था वो तांबा था। तांबा, एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड, जिनकी पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। जिसमें वो मनुष्य के द्वारा तांबे के प्रयोग के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं कि मानव ने किन किन परिस्थितियों से गुजर करके तांबा का प्रयोग किया, उन्हें क्या इसमें लाभ दिखा। गार्डन चाइल्ड। ताम्र पाषाण काल की भौगोलिक स्थिति। इसे चार क्षेत्रों में विभाजित करें। पहला दिखेगा राजस्थान के क्षेत्र में उत्तर और पूर्व राजस्थान। अगर आप मैप के माध्यम से देखें ये एरिया आता है राजस्थान का। इसी क्षेत्र की चर्चा यहां की जा रही है। यहां पे जयपुर दिखता है, यहां झुंझुनू दिखता है और यहां सीकर। जब हम सीकर की चर्चा करेंगे तो इसी के दौरान हमें गणेश्वर प्लस जोधपुरा संस्कृत के बारे में जानकारी होगी। इस जोधपुरा को ध्यान रखें, कुछ लोग इसको जिला समझ लेते हैं और जोधपुर यहां चले जाते हैं। वो जोधपुरा एक स्थान है जो झुंझुनू और सीकर के बीच में प्राप्त होता है। जब इस गणेश्वर की चर्चा होगी, सबसे पहले जोधपुरा में मिलता है जोधपुरा संस्कृति, उसके बाद गणेश्वर की चर्चा होती थी। इसी सीकर और झुंझुनू के बीच में एक पड़ता है नीम का थाना या पिंड। नीम का थाना या पिंड, इसी के इर्द गिर्द नजदीक में गणेश्वर मिलता है। इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि खुदाई तो वहां पे चल रही है। ज्यादातर जो स्थल है वहां से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वहां पे मवेशी प्राप्त हुए हों या फिर वहां पे आवासीय क्षेत्र प्राप्त हुए हों। लेकिन यहाँ तांबे के औजार, तांबे के बर्तन और कुछ मृदभांडों के अलावा अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है यहाँ। लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि गणेश्वर किस पाषाण काल से रिलेटेड है, नवपाषाण हो या ताम्रपाषाण हो या किसी और XYZ दे देता है नाम। इसको याद रखना इसलिए जरूरी है और जोधपुरा को इसलिए याद रखना जरूरी है, सबसे पहले गणेश्वर संस्कृति यहीं से प्राप्त हुई थी। यह हो गया उत्तर पूर्व राजस्थान की चर्चा। फिर हम नीचे आते हैं और यह है दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ये ताम्रपाषाण सभ्यता से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है ये वाला एरिया। यहां पे आप लोगों ने देखा होगा उदयपुर है। यहाँ उदयपुर राणा प्रताप के संबंध में अगर आप ध्यान दिए हो तो ये उदयपुर मिलता और यही इनकी राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। ये बताने का पीछे का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको याद रहेगा कि हम इसको किस संदर्भ में लेकर के जा रहे हैं। इसी के जस्ट ऊपर आहार मिलता है, जिसको वहां के लोकल के लोग आहार कहते हैं।
और इसे पौराणिक या क्षेत्रीय कथाओं में ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, मतलब कि तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह, ताम्रवती। और ये आहार जो है वहां पे एक क्षेत्रीय नदी है वनास, जिसके घाटी में स्थित है, उसी के नाम पे इसको कभी कभी वनास संस्कृति भी कहते हैं, वनास संस्कृति या आहार संस्कृति, आहार संस्कृति। इसके संबंध में 3 स्थान है जिसे याद रखना जरूरी है। यहां पे आपने देखा उदयपुर, इसके ऊपर आपने देखा आहार, इसी के जस्ट ऊपर पड़ेगा बालाथल। और इसके उत्तर और पूर्व दिशा में यहां पे एक जगह मिलता है गिलुंद। गिलुंद, ये 3 जगहों को याद रखें। ज्यादातर यही पूछता है कि यह स्थल किस किससे संबंधित है, लेकिन आहार के बारे में जब पूछेगा तो बनास के बारे में पूछ सकता है, तांबे वाली जगह के नाम से कौन फेमस है इसके बारे में पूछ सकता है। अब आते हैं हम मालवा की तरफ। मालवा, इसको जनरली कैथा संस्कृति के नाम से जानते हैं, कैथा। और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है। ये वाला एरिया मध्य प्रदेश का पड़ता है और यहीं पे आपको मालवा दिखेगा। और इस जिस कैथा का आपने नाम देखा, यहां आपको उज्जैन दिखेगा। उज्जैन, उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे, और क्षिप्रा नदी के ही पैरेलल एक नदी बहती है काली सिंध, और वो बेतवा की सहायक नदी है। और बेतवा की सहायक नदी है काली सिंध, और काली सिंध की सहायक नदी है छोटी काली सिंध, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रसहायक बेतवा का, उसके किनारे कैथा स्थित है। अब ये आपने कैथा के बारे में पढ़ा, इससे संबंधित 4 स्थलों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। नागदा, एरड़, नवदा टोली और कैथा। कैथा के बारे में आपने देखा, कैथा की एक विशेषता यह भी है कि यहां पे तांबे के औजार पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं, और यहीं से 29 तांबे के कंगन प्राप्त हुए हैं। ये आप इसको लिख लेंगे, 29 तांबे के कंगन कैथा से प्राप्त होते हैं। नवदा टोली आपको नर्मदा नदी के दक्षिण स्थिति में प्राप्त होती है। नवदा टोली, यहां पे एक विशेष प्रकार का बर्तन पाया जाता है, मिट्टी का बर्तन, मृदभांड। अक्सर आप सुनते होंगे मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, मिट्टी का बर्तन, और वो जो सुराही की तरह हो, सुराही के आकार वाला, मर्तबान के आकार वाला, जिसे आप मटका कह सकते हैं। तो नवदा टोली में एक विशेष प्रकार का मर्तबान या मृदभांड पाया जाता है, जिसके ऊपर पतले अस्तर का लाल रंग लगाया गया है और उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है, चाहे केवल रेखाएं खींच दी जाएं या समथिंग। तो और यह जो है मालवा मृदभांड के रूप में प्रसिद्ध है। मालवा मृदभांड, मालवा मृदभांड संपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृति के जितने भी स्थल हैं, वहां से मिलने वाले मृदभांडों की अपेक्षा सबसे उत्कृष्ट माना जाता है मालवा मृदभांड। मालवा मृदभांड संपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृति में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है, इसके अलावा कोई और नहीं। अब हम आते हैं पश्चिमी दक्कन। पश्चिमी दक्कन क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र के इलाके में। महाराष्ट्र के इलाके में आपको 2 जिले याद रखने जो ताम्रपाषाण काल के लिए काफी प्रसिद्ध है। अहमदनगर दूसरा है पुणे।
अहमदनगर में 3 स्थान है जिसको आपको याद रखना है। एक नेवासा, दूसरा है जोरवे और तीसरा है दैमाबाद। इसी स्थल के नाम पर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में जो भी ताम्रपाषाणी का स्थल मिले हुए हैं उन्हें हम जोरवे संस्कृति से संबंधित स्थल के रूप में पहचानते और जानते हैं। जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति। नेवासा की जो विशेषता है, यहां पे खुदाई के दौरान एक विशिष्ट प्रकार का मृदभांड मिला जिसे हमारे पुरातत्वविदों ने दयनंदिन मृदभांड कहा है। मृदभांड या एक ऐसा मृदभांड, आप इसको समझें, जो औषधीय डायग्नोस्टिक पॉटरी, ये चिकित्सीय संबंधित रहा, चिकित्सा से संबंधित या औषधियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। औषधीय कार्य या चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, ये नेवासा से प्राप्त हुआ है। अब आप पुणे जिला से संबंधित देखें। पुणे में आपने ये नेवासा के बारे में देखा, जोरवे के बारे में देखा। एक दैमाबाद स्थान है जो काफी इंपॉर्टेंट इसके संदर्भ में। यहाँ पे एक विशेषता आपको दिखेगी कि तांबे के औजारों के साथ साथ कांसे के औजारों का भी प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पे कांसा भी मिलता है। और कांस्ययुगीन संस्कृति आप आगे जाके पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि वहां पे कांसे का प्रयोग है। और इसी तांबे से संबंधित यहां पे 4 वस्तुएं मिली हुई है। 4 वस्तुएं तांबे की जो ठोस है। रथ चलाता हुआ मनुष्य, इसको याद रखने के लिए आप देखें कि रथ में कोई बैल या सांड लगा होगा तो इसको जोड़ने के लिए आगे आप पहुंच जाए, सांड। तीसरा है राइनो, मतलब गैंडा, जंगली, और हाथी भी जंगली होता है। ये 4, और काफी ये वजनी, काफी बड़ी है और सभी ये ठोस है, ये चारों। कांसे के भी औजार यहां प्राप्त होते हैं दैमाबाद से। इसीलिए जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सुदूर उत्तर, सुदूर दक्षिण, सुदूर पूरब और सुदूर पश्चिम, इसके स्थलों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा स्थान है जो सुदूर दक्षिण में पड़ता है, कौन सा ऐसा स्थान है जो सुदूर उत्तर में पड़ता है। तो ये सुदूर दक्षिण की तरफ पड़ेगा। और ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी की एक सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे है। ये प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद है। ये दक्षिणतम है एकदम। जब आप इसको हड़प्पा शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे आपको मांडा दिखेगा, यहाँ पे सुतका गेंडोर दिखेगा, यहाँ पे दाइमाबाद और ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये चीज आप दिखेंगे। तो इसी दाइमाबाद की अभी हम चर्चा कर रहे हैं जो ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित है
और ये पश्चिमी दक्कन के अहमदनगर जिले में प्राप्त होता है। अब हम आते हैं पुणे जिले के। पुणे जिले से आपको चंदौली, इनाम गांव, सोनगांव, प्रकाश और नासिक। ये वही नासिक है जहां पे कुंभ का मेला लगता है। सिर्फ इलाहाबाद में ही कुंभ का मेला नहीं लगता है, नासिक में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। तो एक स्थान ये भी है नासिक, जो महाराष्ट्र में है, और ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। इस स्थानों को आपको याद रखना है कि ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि यह स्थल किस काल से संबंधित है। इसमें कुछ चर्चा कर देते हैं, जैसे इनाम गांव। इनाम गांव कुछ हद तक नगरीकरण की तरफ अग्रसर था, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये किलेबंदी करने की भी कोशिश की है इनाम गांव में। इनाम गांव में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं, दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे जब कायथा के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो कायथा के बारे में, कायथा की अब तक 2 बार खुदाई हो चुकी है, इसका उत्खनन 2 बार हुआ है। और यहाँ पे जो तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ से मिली हैं जो थोड़ी सी ताम्रपाषाण काल से आपको अलग दिखाएंगी इसे। यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आता, यहाँ पे अनाज का अवशेष नहीं प्राप्त होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं मिट्टी के जिन पर गणेश्वर की छाप दिखाई देती है आपको। गणेश्वर में मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, उनकी एक विशेषता थी कि वो पहले मिट्टी के बर्तन जब बना लेते थे और एक रंग उस पर चढ़ा देते थे, दूसरे कलर को एक कंघी या समथिंग किसी भी नुकीली चीज से, जो 4-5 जिसमें धागे लगे रहते थे, उसको डुबो करके और उसको चलाते थे, एक विशेष प्रकार की आकृति बना लेते थे उसमें। ये चीजें आपको कैथा से मिली हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कैथा और गणेश्वर के बीच में कुछ ना कुछ संपर्क रहा होगा। दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से। इस तरह से जो फैक्ट है और जो थोड़े तथ्य है, वो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताया गया ताम्रपाषाण काल के बारे में। इसके बाद अगला चरण आता है हड़प्पा शासन का, हड़प्पा सभ्यता का। और जब आप कैथा को पढ़े होंगे तो कैथा को प्राक हड़प्पा काल से संयुक्त करके देखा जाता है, या इसको कहते हैं कि समकालीन माना जाता है। इसके समकालीन माना जाता है। अब अगर इसका पाषाण काल और हड़प्पा काल से अंतर दिखना हो, कैसे आप मानेंगे कि ये इन दोनों से अलग है। और यहां पे अगर आपका कैलकोलिथिक है, यहां पे सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, यहां पे पत्थर के साथ हम तांबे का भी प्रयोग पा रहे हैं।
कुछ स्थानों पर कांसे का भी मिल जाता है दैमाबाद में, इसीलिए वहां पे उसके उत्तर काल में दैमाबाद के ताम्रपाषाण काल के उत्तर काल में हम इसको हड़प्पा काल से भी संयुक्त करते हैं, और यहाँ पे कांसे की वस्तुएं प्रयोग में आ रही हैं। यहाँ पे अभी मानव समाज का निर्माण नहीं हुआ था। ऐसी कोई संस्कृति दिखाई देती है जहां कुछ घर मिलते हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ये पूरी तरह से दिखने लगते हैं कि अब मानव किसी समाज में रहने लगा है, मानव एक समाज में रहने लगा है, एक समाज में रहने लगा है। ये पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति है। लेकिन अब जब आप हड़प्पा को देखेंगे तो ये नगरीय संस्कृति से संबंधित है। नगरीय संस्कृति यहां पे आपको दिखाई देगी। यहां पे अभी घास फूस, लकड़ी या जानवरों के चमड़ों का प्रयोग किया जा रहा है घर बनाने के लिए। यहां पे मिट्टी का, बांस का, घास फूस, इन सब चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इसमें ईंटों का प्रयोग आपको दिखेगा पत्थरों के साथ साथ। और ये ईंटें कच्ची भी हो सकती हैं और पक्की भी हो सकती हैं, पकाई हुई भी हो सकती है। ये हड़प्पा काल के अंदर है। ये चीजें आपको दिखेंगी इसमें। आज के क्लास में हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ा। जब हम अगला क्लास लेंगे तो उसमें आपको हड़प्पा काल के बारे में बताया जाएगा। और किसी भी इतिहास के चैप्टर को पढ़ने में अगर आप तत्कालीन भौगोलिक स्थिति और तात्कालिक अर्थात वर्तमान राजनीतिक या सामाजिक परिस्थिति को जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखें कि अभी भी कहीं कहीं गाँव में आपको घास फूस के, बांस के झोपड़े मिल जाते हैं, और ईंटों का, पत्थरों का भाव तो आप वर्तमान में देख ही रहे हैं, नगरीकरण कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह से जोड़ करके देखें, या आप अपने सामने मैप रख लें और मैप के हिसाब से उसको हल कर लगाने की, समझने की कोशिश करें, तो चीज़ें आसानी से ग्राह्य हो जाती हैं। बाद में जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको रिकॉल जल्दी से हो जाएगा। थैंक यू।